Hi guys, welcome to Civil Engineering e-blog. This is my first video that I uploaded in this blog. Myself Rohit Kumar, I am working as an assistant engineer in DRDA. I am here to discuss the main concepts, tricks and understanding the civil engineering subjects as well as general science also. मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर फंडामेंटल फैक्टर्स जो सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, जो हमेशा पीएसयूज़ के इंटरव्यू में, ईएस के इंटरव्यू में और एज वेल एज बहुत सारे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स जहाँ पे ये बेसिक फैक्टर्स हमेशा पूछे जाते हैं, तो मैं चाहूँगा कि उसका कंसेप्ट आपके अंदर क्लियर हो, ताकि कुछ ना कुछ हेल्प तो आपको मिल सके इंटरव्यू में। और मैं कोशिश करूंगा कि जनरल साइंस के भी कुछ ट्रिक्स जहां तक मैंने सीखे हैं आपको डिलीवर कर सकूं। तो मैं हर दिन एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का हो या जनरल साइंस का हो। आपको अगर मेरा ये चैनल, मेरा ये एफर्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और कुछ कमेंट करें, मैं उसे सुधारूंगा। अगर आपके अंदर कुछ क्वेश्चन अराइज हो रहे हों तो भी वो मेरे नीचे लिखे ब्लॉग पे आप लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको दूर करूं। तो जो मेन सब्जेक्ट आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसके बहुत सारे नाम हैं। ये सब्जेक्ट जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल या सॉलिड मैकेनिक्स, इसमें ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फंडामेंटल सब्जेक्ट है, जिसमें इंटरव्यू में हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये मैकेनिकल और सिविल दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट डील क्या करता है? तो दिस सब्जेक्ट डील्स विद हाउ सॉलिड बॉडी रिएक्ट्स व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू वेरियस टाइप्स ऑफ लोडिंग। किसी मटेरियल में यदि हम एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हैं तो उस एक्सटर्नल लोड के रिजल्टेंट उस मटेरियल में क्या क्या फिज़िकल चेंज होता है, क्या क्या इंटरनल फोर्स डेवलप होते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो जब फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा अराइज होता है कि मटेरियल होते कितने हैं टाइप के हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मटेरियल्स या सॉलिड बॉडीज़। तो हम लोग बेसिकली इस सब्जेक्ट में 3 टाइप्स ऑफ बेसिक मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। पहला होता है इलास्टिक मटेरियल। तो व्हाट इज़ द इलास्टिक मटेरियल? द मटेरियल विच अंडरगोज डिफॉर्मेशन अंडर द एक्टिंग लोड एंड डिसअपियर्स व्हेन द रिमूवल आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड। यदि हम इस मटेरियल में, इलास्टिक मटेरियल में एक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस एक्सटर्नल फोर्स के अंडर वो डिफॉर्म करता है, और जितना डिफॉर्मेशन, यदि हम उस पर टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो वो डिफॉर्मेशन होगा, यदि कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो कंप्रेशन होगा। तो जब तक मैं फोर्स लगाऊंगा तब तक वो अपने पोजीशन को रखेगा, और जैसे ही फोर्स में हटा दूंगा वो डिफॉर्मेशन डिसअपेयर हो जाएगा, जैसे रबड़, इलास्टिक। तो ये हो गया इलास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक मटेरियल, द परमानेंट डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड लोडिंग। तो प्लास्टिक मटेरियल जो होते हैं उस पर आप एक बार एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन को डिफॉर्म करती है या कंप्रेस होती है। उसके बाद आप जितनी भी लोड उस पर लगा लो, ना तो उस पर डिफॉर्मेशन होगा ना उस पर कंप्रेशन होगा। और द थर्ड इज रिजिड मटेरियल, जिसका न शेप, साइज कुछ चेंज नहीं होगा अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड लोडिंग। बट इन प्रैक्टिकली देयर आर नो मटेरियल्स विच इज इलास्टिक, प्लास्टिक और रिजिड। ओके, सो हमेशा पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल: इलास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल एंड रिजिड मटेरियल। तो अब हम आगे देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट डेवलप इनसाइड द मटेरियल। तो दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज इज नोन एज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। These two properties always develop due to the applied external force. The अब जो इंटरव्यू में सबसे मेन क्वेश्चन, फंडामेंटल क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर?
ऑलवेज। तो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा माइक्रोस्कोपिक कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड प्रेशर। एज आप लोगों ने तो ये आप लोग तो ये जानते होंगे, यदि ये क्यूबिकल साइज का बॉडी है जिसका लेंथ L है और विड्थ B है, इस पर मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया F। ओके, अब इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण न्यूटन थर्ड लॉ से कोई भी बॉडी चाहेगा कि हम उस पर इंटरनल फोर्स, इसके अपोज करने के लिए एक इंटरनल फोर्स डेवलप होगा, दैट इज सिग्मा। तो स्ट्रेस एक्चुअली होता क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफर्ड पर यूनिट एरिया, वो हो गया स्ट्रेस जो आप जान रहे हैं, दैट इज एफ इंटरनल अपॉन एरिया, एफ बाई ए। लेकिन माइक्रोस्कोपिक कंसेप्ट में हम आपको बताते हैं, ये तो आपको पता चल गया स्ट्रेस एरियोमेट्रिक कंपाउंड है, एरिया में ही स्ट्रेस डेवलप होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं टू डायमेंशनल फैक्टर। ओके, तो एक जो क्यूबिकल बॉडी हमने लिया है उस पर जब हम फोर्स लगाते हैं, उसके अंदर का ये मॉलिक्यूल है, एफ फोर्स लगाया, तो पहला विदाउट, जब एफ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा था, तो उसका वेलोसिटी होगी उस मॉलिक्यूल के अंदर v1 और मास होगा m। जब फोर्स हमने लगाया f, तो उसकी मास तो अनचेंज रहेगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो उस मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, m v2 माइनस v1। तो स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेस होता है माइक्रोस्कोपिक कंसेप्ट में द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट एरिया। ओके, तो स्ट्रेस, अब बोला कि ये तो भैया आप कहाँ से ला दिए, तो ये होता है क्योंकि हम जब फोर्स किसी मॉलिक्यूल पे, किसी बॉडी पे अप्लाई करते हैं, तो उसके इंटरनली वेलोसिटी चेंज होती है और इस वेलोसिटी को हम कहते हैं मोमेंटम। तो दिस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट एरिया होता है स्ट्रेस। तो न्यूटन सेकेंड लॉ अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। सो दिस फोर्स हमने यहाँ पे रखा, इस फोर्स को, दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, दिस फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। अब समझ में आया? तो अगर आपसे पूछा जाएगा किसी भी इंटरव्यू में, तो आप ये अपने मन में रखिएगा कि स्ट्रेस होता है नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट एरिया, और इसको हम लोग मैक्रोस्कोपिक व्यू में लेते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन ये आया कहाँ से, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट एरिया। सो स्ट्रेस हमेशा टू डायमेंशनल है, ये एरिया के अक्रॉस इंड्यूस्ड होता है। ओके, अब नाउ प्रेशर क्या है, थ्री डायमेंशनल है। किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को आप रखते हो तो उसके चारों ओर अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर करते हैं, तो चारों ओर इस टाइप से लग रहा है। तो इस प्रेशर के कारण अगर ये मटेरियल रिजिड है, स्थिर है, तो मॉलिक्यूल का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh, ये होगा एक मॉलिक्यूल का पोटेंशियल एनर्जी। सो द नेट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज प्रेशर। ओके, दिस फीचर इज नोन एज प्रेशर। तो इसको हम लिख सकते हैं mgh इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। mg, अगर एक मॉलिक्यूल जिसका मास m है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g लग रहा है, तो सारे मॉलिक्यूल का क्या होगा, m1g प्लस m2g ऐसे होगा। तो समेसन ऑफ mg अगर हम लेते हैं तो वो हो जाएगा w, वेट ऑफ द सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो दिस वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, और h, और वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू हाइट, ये h कैंसिल हो गया। दिस इज नोन एज वेट पर यूनिट एरिया। इस वेट को हम लोग कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस फोर्स पर यूनिट एरिया। चूँकि इस ऑब्जेक्ट का जो वेट रहेगा उसके अकॉर्डिंग इस पे रिएक्शन फोर्स F डेवलप होगा, जितना F लगाएंगे उतना ही उसका वेट होगा, तब वो स्थिर रहेगी। तो उसी को हम लोग कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस क्या हो गया, टू डायमेंशनल, और प्रेशर हो गया थ्री डायमेंशनल। स्ट्रेस क्या हो गया, एरियामेट्रिक कंपाउंड, एरिया में लगेगा, प्रेशर हो गया वॉल्यूमेट्रिक कंपाउंड। तो मेन फैक्ट क्या होगा, स्ट्रेस नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
पर यूनिट एरिया, और प्रेशर हो गया नेट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस, और ये हमेशा हर वक्त आपसे पूछा जाएगा। स्ट्रेन तो आप लोग जानते ही हैं, द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ। यदि हम कोई मटेरियल है उस पे एफ फोर्स लगा रहे हैं, डिफॉर्मेशन हो गया ए, तो उसका स्ट्रेन हो जाएगा डिफॉर्मेशन बाय इसका टोटल लेंथ एल, ये हो गया उसका स्ट्रेस। और दिस स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विच इज़ नोन एज हुक्स लॉ, ये भी हमेशा आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा और मेरा माइक्रोस्कोपिक कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड प्रेशर आपको कैसा लगा, आप मुझे बताइए और कमेंट कीजिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से और कुछ बेसिक कंसेप्ट्स लेके आऊँगा, और आपके अंदर कुछ भी क्वेरीज होंगी तो आप मुझे ब्लॉग कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।